गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज कई दिनों से एक बात पूछी जा रही थी कि स्वामी जी, लॉकडाउन जो चल रहा है या जो इस तरीके की हमें गुलाम बनाने की साजिश चल रही, आर्थिक बर्बादी की साजिश चल रही, तो कई लोग पूछते थे स्वामी जी हल बताइए, हल बताइए, हल क्या है। सच कहें इसके कई तरीके के हल हैं, लेकिन अगर कई तरीके के हल हों तो हमें कई तरीके की दिक्कतों का ज्ञान भी थोड़ा ले लेना चाहिए, तब हमको पता लगेगा कि कौन सा हल किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। पहली दिक्कत तो ये है कि बहुत साल पुरानी ये साजिश है, ये कोई आज की साजिश नहीं है कि ये कोरोना की जो साजिश रची गई ये अभी रच दी गई। ये 20 साल से प्लान हो रहा। ये लगभग तब से साजिश का स्टार्ट है जब से ये वर्ल्ड बैंक की स्थापना और ये सब डॉलर वगैरह जो स्टार्ट किए गए थे, ये तब से साजिश है कि कैसे करके पूरी दुनिया को एक कंट्रोल में लिया जाए। तो ये साजिश पुरानी है और उस साजिश के तहत दुनिया के सारे देशों को एक तरीके के कर्जे में डुबो दिया है वर्ल्ड बैंक ने। सारी दुनिया के जितने भी देश हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, चाइना, जितने भी हैं, सब कर्जे में बहुत डूबे हुए हैं और उस कर्जे को निपटाने की हालत भी नहीं है। और कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें अगर कोई एक देश आपत्ति भी करे तो उसको बाकी देश मिलकर दबा के तोड़ के खत्म कर सकते हैं। इसलिए देशों की एक अपने में मजबूरी है और ये सबसे बड़ी गुलामी है जो हमारे देश झेलते हैं। गुलामी के भी एक बक्से के अंदर बक्से वाली गुलामी है। तो पहली गुलामी है जो देश में कोई भी नेता बन के पहुंच जाए तो उसकी आर्थिक हालत ऐसी है कि उसको लोन लेना पड़ेगा और उन सब में उसको जीना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में पहली बात तो जो गुलाम है, हम लोग तो बहुत बाद में नंबर आता है, पहला गुलाम बना है देश। तो जब देश गुलाम बन गया तो उसमें जो भी सरकार में पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि इतने सालों के संघर्ष के बाद बीजेपी वहां पहुंची। तो जब बीजेपी वहां पहुंची तो उसकी एक तमन्ना तो रही होगी कि दुनिया के लिए भला करें, देश के लिए भला करें। लेकिन भला करने के लिए जो सिचुएशन है उन्हीं सिचुएशंस के बीच में हल निकालने की कोशिश की जाती है। राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि, आतंकवाद की संधि, आर्थिक संधि, व्यापार की संधि और ये तमाम तरीके की संधियां हैं, सीमा की संधि। तो इन संधियों के बीच में उनको जीना पड़ता है और वो जीना इतना ज्यादा दमनकारी है, इतना ज्यादा दबाव के साथ है कि नेताओं को समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो फिर वो एक व्यक्ति जब खुद भी दमन में होता है तो उससे बाहर आने के लिए फिर वो चाहे दूसरे को दमन में लाना पड़े उसका प्रयास कर देता है। तो दूसरा प्रयास फिर ये होता है कि वो जिनसे दमन में है उनकी माने और उनकी जो मानते हैं, उनकी जो मतलब जो जैसे कि नेता है, नेता दमन में है विश्व बैंक के, तो विश्व बैंक का दमन स्वीकार करे और नेताओं को मानते हैं वहां की प्रजा, वहां की जनता, तो वो जनता के ऊपर दमन बढ़ाए। और यही प्रोसेस है कि एक गुंडा रखा जाता है, गुंडे के ऊपर दबाव होता है कि मेरी मान अभी धन लेके काम कर और धन लेके काम ना कर तो फिर मैं तुझे अंदर करा दूंगा। तो गुंडे से फिर वो आगे छोटे लोगों को दमन करवाते हैं, उन्हें वो जो है दबाते हैं। तो इस तरीके की गुलामी जो है वो हम पे आगे चल के सौंपी जाती है। उसी का परिणाम है कि विश्व बैंक का दबाव और आर्थिक तंगी और उसके हालातों में एक दुनिया के सामने एक सुझाव रखा गया कि अब ये कोरोना इस तरीके से लाना है और इसमें मदद करो। तो कोरोना जो लाना है इसके पीछे मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके पीछे की साजिश है आर्थिक मंदी और तरीके का दबाव, साथ साथ पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए पहले उनको बताना कि तुम्हें ये नोट वोट भी परेशान करते हैं, नोटबंदी होगी। उसके बाद उनके सारे तरीके का सब काम करने के बाद फाइनली उनके हाथों में चिप लगवा देना। इसके बारे में मैंने कल वीडियो भी डाला था, आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो नीचे मिल जाएगा। तो वो चिप वाला प्लान उनका फाइनल प्लान है। उसके बाद आप एक एक आदमी उनका गुलाम हो जाएगा, एक एक आदमी। फिर अगर कोई व्यक्ति सरकार को टैक्स नहीं देता है तो सरकार को टैक्स नहीं दे ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि सबका ट्रांजैक्शन जो है उसी चिप से होगा। इवन कि अंबानी को भी वो चिप लगेगी फिर, तो सारे ट्रांजैक्शन उससे होंगे। तो कोई भी किसी तरीके का आर्थिक घोटाला नहीं कर सकता। तो सरकारों को लगता है कि अगर ऐसा होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि सरकारों को लगता है उनके पास टैक्स आएगा और सरकार इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिला के उनका काम भी कर रही है, उस प्लान में सहयोग भी कर रही है। तो लेकिन फाइनली आप सोचो कि अभी जो लॉकडाउन मैं कई समय से चिल्ला रहा हूं कि ये लॉकडाउन लंबे समय चलेगा, ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है।
और जो लोग ये समझ रहे हैं कि अभी 21 दिन में खत्म होगा, 19 दिन में खत्म होगा, 14 दिन में खत्म होगा, ये भूल कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की कंडीशंस बदल सकती हैं। जैसे कि कंप्लीट लॉकडाउन था पहले, आप लोगों को लगता था वो लॉकडाउन है। अब दूसरा आया है कि सोशल डिस्टेंसिंग वाला लॉकडाउन। क्या आप लोगों को ये लॉकडाउन फील नहीं होता? क्या आपको ये नहीं लगता अगर सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरा पालन करें तो और गुलामी क्या होती? मैं यहाँ बैठा हूं और मुझे यहाँ से ऋषिकेश जाने की परमिशन नहीं, क्योंकि उसके बीच में एक बैरियर क्रॉस करने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। और मैंने एक दिन बताया था कि एक बार कुछ सामान यहाँ से खरीदने जाने के लिए जब एक हमें जरूरत हुई तो उसके लिए 3 दिन तक की भागदौड़ हुई। 3 दिन की भागदौड़ के बाद हमें परमिशन मिली और फिर एक आदमी गया और वो जाके ऋषिकेश से सामान लेके आया खाने पीने का। तो यानी कि अगर हमें कोई काम 2 घंटे का करना है उसके लिए हमें 3 दिन की परमिशन चाहिए। और क्या होती है गुलामी? और गुलामी क्या होती है? हमने इतने संसाधन इकट्ठे किए कि एक जहाज से हम 1 घंटे में उतना सफर कर लें जितना कि रेलगाड़ी से 12-14 घंटे में होता है। रेलगाड़ी का आविष्कार इसलिए किया था कि और बैलगाड़ी से जो हम सफर करते हैं कई दिनों का, वो हम 1 दिन में कर लें। बैलगाड़ी का आविष्कार भी इसीलिए हुआ था कि भाई हम जो सफर करते हैं पैदल थक के, वो थोड़ा बिना थके हो जाए। तो ये आविष्कार तो हमने इसलिए किए थे ना कि हम उन आविष्कारों का उपयोग करके अपने काम को शीघ्रता से करेंगे। लेकिन जब शीघ्रता से करने का कोई अब मैटर नहीं बचा, हर चीज लॉकडाउन होगी, तो फिर आप इससे ज्यादा और गुलामी क्या पाएंगे? अभी आप देखो, सरकार की दुकान चालू है, सरकार लोन ले रही है विश्व बैंक से, उनकी दुकान चालू, वो सब लोगों से टैक्स ले रही है, वो दुकान उनकी चालू। उन्होंने अभी शराबबंदी जो थी वो हटा के खोल दी, तंबाकू खोल दिया, क्योंकि इससे उन्हें अर्निंग होती है, बहुत बड़ी अर्निंग होती है। तो ये उनकी चालू, सब उनकी दुकान चालू है ना। अब सरकार की दुकान चालू है और हम सबकी दुकानें बंद हो गई, हम सबकी दुकानें बंद हो गई। अभी आप ये देखो कि एक ऑफिस में ऐसे नियम बनाए गए कि अब वहां पे केवल 30% लोग जो है काम करेंगे। यानी कि सरकार का कुल मानना है कि इस इंडिया में 135 करोड़ लोग अगर हैं तो 135 करोड़ लोगों को अगर हम 3 हिस्से में डिवाइड करें, लगभग 42-43 करोड़ लोग जो हैं, 45 करोड़ लोग जो हैं, वो 1 दिन में काम में लग सकते हैं और बाकी लोगों को घर में रहना पड़ेगा। मैंने कई शहरों में ये भी सुना है कि उन्होंने कहा लेफ्ट साइड वाली दुकानें आज खुलेंगी, राइट साइड वाली दुकानें कल खुलेंगी। परसों ऑड इवन हो गया कि राइट और लेफ्ट इस तरीके से होगा। तो इस तरीके की स्थिति हमें एक तरीके की ऐसे गुलामी की तरफ ले जा रही है कि हम इनकी बात माने बगैर नहीं रह सकते। फिर इसमें एक आंदोलन की बात आती है कि चलो एक आंदोलन किया जाए। आंदोलन कौन करेगा? आंदोलन हम सब अगर करेंगे तो डंडे खा के घर लौट आएंगे। एक एक आदमी निकलेगा और आंदोलन करने के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं, दफा 144 लगी हुई, आपको पकड़ लिया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। अगर थोड़ा बहुत वहां उपद्रव हो गया तो योगी जी जैसे नियम बनाए बैठे हैं कि एक व्यक्ति ने अगर किसी को, डॉक्टर को पत्थर मार के फोड़ दिया तो उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त करके डॉक्टर को 8 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाएगा। तो हम किसी भी तरीके का आंदोलन करने के मूड में नहीं हुए। फिर पब्लिक सोचेगी अब की बार आने दो, अब की बार चुनाव आने दो, हम दिखा देंगे अपनी ताकत, हम मोदी जी को पलट देंगे। नहीं, अभी 6-7 महीने में चुनाव की तैयारी होने वाली है, कुछ जगह चुनाव होने को है। मैंने उसके संबंध में एक नई न्यूज सुनी है, थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। मैंने उसके संबंध में एक नई चीज ये सुनी है कि अब चुनाव भी सोशल डिस्टेंसिंग से किया जाए, इसके लिए चुनाव को इंटरनेट पे कोई व्यवस्था रची जा रही। अभी तक तो आपका ये था कि आप ईवीएम में देते थे, ईवीएम पे कितने संदेह थे, लेकिन अभी ईवीएम भी हटने वाली है। आप सोशल नेटवर्किंग पे या किसी तरीके से ऐसा होगा कि आपके वोट डाले जा सकते हैं, या हो सकता है कोई विशेष साइट बनाई जाए जो कि हमारे चुनाव आयोग की साइट हो सकती है कि उस साइट पे जाइए और वोट करिए। इसमें तो कितना बड़ा घोटाला हो जाएगा, इसमें तो कितनी बड़ी आपको एक मूर्ख बनाने की व्यवस्था रची जाएगी, आप सोचोगे नहीं। हाँ, ये बात अलग की है कि फिर वो जिसको चाहेंगे उसको उस पदवी पे ले आएंगे जो उनका काम करे, क्योंकि असली ताकत तो उन्हीं के पास है। तो ये जो गुलामियां हैं
हमें इन गुलामियों के पैटर्न्स को समझना पड़ेगा कि हमको पूरे तरीके से बैंक में हमारा सब कुछ हो और हमारे हाथ में एक चिप लगी हो, उस चिप में भी ऐसी व्यवस्था हो कि यदि कोई झगड़ा कर देता है, सपोज दैट एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पीट दिया या किसी से लड़ाई लड़ी और उसके ऊपर कुछ केस हो गया और वो पकड़ में नहीं आ रहा, तो सरकारों को ये बात अच्छी लगेगी, आपको भी ये बात अच्छी लगेगी कि चलो अच्छा है, शैतानों के खिलाफ ऐसा होना चाहिए। तो अगर किसी ने झगड़ा कर दिया और वो भाग गया, पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उसके हाथ में जो चिप लगी होगी उसको बंद कर दिया जाएगा। वो व्यक्ति कहीं भी रह के कोई खरीदारी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और अगर वो बहुत बड़ा हार्ड क्रिमिनल है तो उसी चिप में एक साइनाइड का भी उपयोग है, वो साइनाइड एसिड जो है रिलीज कर दिया जाएगा, वो आदमी वहीं मर जाएगा। अब ये लगता है ना कि अपराधियों के खिलाफ ये सब चीजें हो रही हैं, बहुत बढ़िया है, ये तो सभ्य समाज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही समझाया जाता है नेताओं को कि देखो हम ऐसे सभ्य समाज की कल्पना एक तैयार कर रहे हैं जिसमें आप सपोर्ट करिए। लेकिन हमें असभ्य बनाया किसने? हमें असभ्य किसने बनाया? क्या हम माँ के पेट से पैदा हुए? एक आदमी टैक्सेस नहीं देता, क्यों नहीं देता? एक आदमी टैक्सेस इसलिए नहीं देता कि सरकार उसको किसी प्रकार की टैक्स की सिक्योरिटीज नहीं देती। एक आदमी टैक्स देता है, अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत करके, कमाई करके, कर्जा लेके बिजनेस करता है और कमा के 30% सरकार को टैक्स देता है। लेकिन अगर उसका बिजनेस बर्बाद हो जाता है, क्या सरकार उसमें से 30% लौटा लेगी? अगर आप में से किसी का सरकार ने लौटाला हो तो प्लीज मुझे बताइए। और नहीं लौटा लेगी तो वो आदमी इतना टैक्सेस देता है तो वो अपनी साइड में एक इनकम जमा करता है कि यार इतना टैक्स तो बहुत हो गया, और सरकार जो टैक्स लेती है उससे काम करेगी, क्या भरोसा। सरकार ने अभी बहुत सारी बातें कही, सरकार ने पब्लिक से धन मांगा, सरकार ने पब्लिक से धन मांगा कि प्रधानमंत्री योजनाओं में हम धन दें, हमने दिया, हजारों करोड़ रुपए लोगों ने दिए। लेकिन आपको बताओ कि प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना जमा है, क्या कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री राहत कोष में जो भी पैसा दिया जाता है वो कोष के प्रधानमंत्री ही एक देखभाल करने वाले होते हैं और कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो उसमें और हक रखते हैं। लेकिन उसके अलावा उसका ऑडिट नहीं हो सकता, उसकी जांच नहीं हो सकती, उससे पूछा नहीं जा सकता कि ये पैसा आपने खर्च किया। आप जानते हैं हमारे देश में कितनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। हमारे देश में इस समय सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, जिसके पास कहते हैं कि सबसे बड़ा फंड है। हमारे कांग्रेस के पास भी फंड्स की कमी नहीं, सपा, बसपा, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जिसके पास फंड्स की हजारों करोड़ रुपए ना हो। लेकिन इन सब ने मिलके, आज से 3 साल पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था कि इन सब ने मिलके उस फंड को कोई जांच नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकता कि उसमें पैसा कहां से आया, ये नियम बनाया था। और ये हमारे संसद में बैठे हुए इन नेताओं ने बनाया था जिनको हम बीजेपी सरकार का कहते हैं। और जब ये बनाया गया था ना कांग्रेस ने विरोध किया था, ना सपा ने, इवन आपने भी विरोध नहीं किया था। आप सबसे ज्यादा ईमानदार पार्टी आप मानते हैं, उसने भी इसका विरोध नहीं किया था। और वो आसानी से बन गया क्योंकि सबको चोर 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 मौसेरे भाई, ये पुरानी कहावत है। तो इन चोरों ने मिलकर ये फंड बनाए। आप में से एक आदमी हमें ये भी बता दे कि क्या इन पार्टियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष या कोरोना से लड़ाई के लिए किसी भी तरीके की पार्टी ने क्या कोई भी चंदा दिया? 1 रुपया भी दिया? नहीं दिया, क्योंकि इनको सबको पता है कि क्या चल रहा है, सबको पता है। फिर एक हम और आपको कोरोना के संबंध में नई जानकारी देना चाहते हैं। वायरस का एक विज्ञान होता है। वायरस का एक विज्ञान ये होता है कि जो वायरस जितना ज्यादा ताकतवर होगा, जितने ज्यादा लोगों को किल कर सकता होगा, वो वायरस फैलने में उतना ही हल्का होगा। और जो वायरस ज्यादा लोगों को मार नहीं सकता, बस वही एक वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक बहुत तगड़ा आदमी है, वो हत्या कर सकता है जो भी उसके सामने पड़े, लेकिन उसको चलने में थोड़ा सा भार है, शरीर वजन है, तो वो धीरे धीरे चलेगा। लेकिन जो आदमी हल्का फुल्का है, जो किसी की हत्या नहीं कर सकता, वो भागेगा बहुत तेज, फैलेगा बहुत तेज। तो उसी तरीके से ये कोरोना जो वायरस है, ये फैलता जरूर तेजी से है, लेकिन ये विश्वास मानिए ये बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है, ये बहुत लोगों की हत्या नहीं कर सकता। तो ये इतना घबराने वाला वायरस नहीं, लेकिन तेजी से फैल सकता है, इसलिए हम सब इससे घबराते हैं। इससे घबराने की जरूरत है ही नहीं।
मैंने एक दिन भी मास्क नहीं लगाया अभी तक, और ना लगाऊंगा, एक दिन भी नहीं लगाया, और ना ही लगाऊंगा, ना ही किसी प्रकार के भय में हूं। आप में से किसी को कोरोना हो और वो आ सकता हो लॉकडाउन की स्थिति में भी हमारे आश्रम में, तो स्वागत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं ना उसकी जांच पे, ना उसे किसी तरीके से परेशान करने पे कोई जोर दूंगा, ना ही उससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ सब अट्टे कट्टे हैं। हम सब मिलके खांस छींक लेंगे, एक दिन खांसे छींके का भी प्रयोग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी स्थिति इस मामले में ये है। लेकिन जहां पे एक भय है वो ये है कि अगर इंसान को पूरे तरीके से इसी प्रकार के दमन में रखा गया, तो क्या कभी फ्यूचर में एक आत्मिक इंसान की संभावना बचेगी? क्या इस तरीके के माहौल में कोई भगत सिंह पैदा होगा? क्या इस तरीके के माहौल में कोई कबीर तुम पहचान पाओगे? क्या इस तरीके के माहौल में तुम आनंद के गीत गा पाओगे? अभी ये सोशल डिस्टेंसिंग है, आपको मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी आगे चल के एक नया रूप लेगी। ये सोशल डिस्टेंसिंग आगे चल के ये और तरीके के वायरस की भी तैयारी कर रहे हैं, जिन वायरसों को ये कहेंगे कि जेनेटिक कोड में फैलता है, जीन कोड में। एक खास तरीके का जीन कोड वो बताएंगे कि इस तरीके के जीन कोड में फैलता है, तो जो भी लोग बच्चे पैदा करते हैं उनको सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो उनके माध्यम से उनके बच्चों में जा सकता है। तो फिर इसके लिए भी इनकी तैयारी है कि हर आदमी बच्चा नहीं पैदा करेगा। बच्चा पैदा करने के लिए भी आपको उसी तरीके का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिस तरीके का सर्टिफिकेट आपको दूसरे शहर में जाने के लिए आज की तारीख में लेना पड़ेगा। और अभी ये जो सारे हटा रहे हैं लोगों को, सारे जिसको बोलते हैं मजदूरों को अपनी जगह भेजा जा रहा है, वो असल में कोई, आप ये मत समझिए कोई बड़ा महान काम हो रहा है, उनके घर पहुंचाया जा रहा है। उनको पहुंचाया इसलिए जा रहा है कि ये अभी लंबे समय चलने वाला है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और जो सरकारें हैं वो ज्यादा इसको झेल नहीं पाएंगी। और पूरे हिंदुस्तान में सब लोग चिल्लाते रहे कि बिहार की सरकार इस बात पे बिल्कुल जोर नहीं दे रही है कि अपने लोगों को पहुंचाए, अपने यहाँ वापस बुलाए। उसका एक कारण है कि बिहार के ही मजदूर हिंदुस्तान के प्रदेशों में सबसे ज्यादा हैं, और बाकी प्रदेश के लोग बहुत जल्दी से तैयार हैं कि हमारे दे दो और हमारे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि ये वजन झेलना अभी प्रदेश की सरकारों के लिए भारी पड़ेगा। प्रदेश की सरकारों के लिए बहुत भारी होने वाला है, इसलिए उनको हटाया जा रहा है। और उसके हटाने से जब फैक्ट्रियों को खोलने का एक तरफ नियम है, दूसरी तरफ मजदूर नहीं है, तो फैक्ट्रियां कैसे खोलेंगी? और खोलने का जो नियम है वो भी मैं पहले आपको बता चुका कि बड़ा खतरनाक वाला है। कोई भी फैक्ट्री का मालिक, मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं जिनकी फैक्ट्रियां 250-300 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर करती हैं, वो लोग भी फैक्ट्री अपनी खोलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि हम इस स्थिति में नहीं खोलेंगे। तो पहली बात तो अब ये है गुलामी। अब इस गुलामी से बचा कैसे जाए, जरा इस पे बात कर लेते हैं। मैंने बहुत पहले एक अभी लगभग महीने भर पहले ही एक बात डाली थी कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके से हमारे देश को बचा सकते हैं इस आर्थिक महामंदी से। तो मैंने उसके लिए प्रधानमंत्री जी के अनुरोध में वीडियो डाला था और बहुत लोगों ने वो शेयर भी किया। उसमें मैंने प्रधानमंत्री जी को सलाहें दी थी कि आप किस किस तरीके के चीजों को कर सकते हैं, कैसे अपने टैक्सेस को कम करें और कैसे आर्थिक सब चीजों को बढ़ाएं। तो वो तो प्रधानमंत्री जी सुनेंगे नहीं, अब ये बात तो पक्की हो गई, वो तो सुनने वाले नहीं। तो क्यों ना अब सेकंड स्टेप की बात की जाए। प्रधानमंत्री जी सुनेंगे नहीं। अब दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि आप में से जो भी लोग अगर विपक्षी पार्टियों के फेवर में हैं, जैसे कांग्रेस विपक्षी पार्टी, तो आप में से जो भी लोग कांग्रेस के हैं और कांग्रेस को पता है, उन सबको चाहिए कि कांग्रेस पे एक प्रेशर बना ले कि इस समय एक जन आंदोलन की तैयारी करे कांग्रेस। क्योंकि विपक्ष के पास इतनी ताकत होती है कि वो लॉकडाउन जैसे इनके खिलाफ भी, जैसे इमरजेंसी की हालत में क्या था, इमरजेंसी की हालत में भी यही था कि एक ऐसी इमरजेंसी लगी थी कि एक तरीके की सरकारों को हटा के और सीधे सीधे मिलिट्री शासन कर दिया गया था। लेकिन मिलिट्री शासन के बाद भी पब्लिक उसमें से जो थी आंदोलन पे कूदी
और बहुत बहुत उसमें से नेता पैदा हुए। हाँ, ये बात अलग है, उन नेताओं का शोषण भी हुआ, बहुत से नेताओं की आंखें तक फोड़ दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो आंदोलन सफल रहा और उससे पार आके देश फिर से खड़ा हुआ। इस समय लॉकडाउन की स्थिति इमरजेंसी से कम नहीं है, ये सेकेंड इमरजेंसी है। तो हमें चाहिए कि इस समय तो चाहे फिर जितने भी लोग हों जो विपक्ष के लिए तैयार हों, विपक्ष को एक आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए और सड़कों पर उतरने का काम करना चाहिए। और विपक्ष अगर ये तैयारी करता है तो एक बात बन सकती है कि सरकार के ऊपर ये दबाव हो और विपक्ष की जो मांगे होनी चाहिए उनमें मांगे होनी चाहिए कि हम अपने देश के अंदर भविष्य में किसी भी बैंक को प्राइवेट बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें सारे बैंक अपने आप हाथ में चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ नोटबंदी बिल्कुल ना की जाए, नोटों को हम चलाए रहना चाहते हैं, डिजिटल करेंसी कम से कम चलाई जाए। और तीसरी बात, अगर कोई ऐसी चिप या कोई प्लांट किया जाता है जो इंसान के शरीर में डाला जाता है तो वो हमें किसी भी हालत में नहीं डलवाना है। ये 3-4 मुद्दे हैं जो भविष्य के मुद्दे हैं। अब वो मुद्दे चले गए, गरीबों को भोजन मिलेगा और ये मुद्दे छोटे हो गए। अब मुद्दे इस तरीके के हैं। तो जो भी विपक्ष की पक्ष में हैं, क्योंकि एक तरफ तो बहुत से लोग हैं जो पक्ष में नहीं हैं, तो अब उनसे डरने की जरूरत नहीं। यही वक्त है, पूरी तेजी से हमला करो। यही वक्त है, पूरी तेजी से हमला करो। आई लव कांग्रेस करके चलाओ। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, फिर भी बोल रहा हूं। अब इस समय विपक्ष को याद दिलाने की जरूरत है कि उसे मजबूत हो सकते हैं इस वक्त। तो इस समय आई लव कांग्रेस चलाओ या आई लव सापा चलाओ, आई लव विपक्ष चलाओ यार, कुछ भी नहीं, आई लव विपक्ष चलाओ। और सबको कहो अब हम विपक्ष के फेवर में हैं, विपक्ष इसका विरोध करे, विपक्ष इसके लिए तैयारी करे और अपने तरीके से प्लान करे। सोशल मीडिया और सब उनके पास भी ताकते हैं और फिर अचानक एक जन समूह जो है इन सब के खिलाफ निकले, क्योंकि अब ये जरूरी हो गया। और लेकिन ये बात तभी संभव हो सकती है जब हम तीसरे स्टेप पे पहले काम करें। और तीसरा स्टेप ये है कि सोशल मीडिया की ताकत अभी भी हम सबके हाथ में है, ये हमारा माध्यम है। हम बिल्कुल ईमानदारी से सरकार से प्रश्न करें, अपने मौलिक अधिकारों को उठाते हुए हम विपक्ष को इसके लिए तैयार करें कि भाई विपक्ष अब आके खड़ा हो। विपक्ष में चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सापा हो, चाहे बासपा हो, एनीबडी, कोई भी हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, मुझे लेना देना नहीं। लेकिन अब तो विपक्ष से ही हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार विपक्ष अगर कमजोर होता है और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं करता तो फिर जनता को अपनी जिम्मेदारी बढ़ानी पड़ती है। और अगर हम जनता अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं तो विपक्ष को भी याद नहीं आती कि उनकी भी कोई जिम्मेदारी। तो यहां पे मैं विपक्ष की तरफ कहता हूं, मैं जनता होने के नाते ही उठाता हूं। मैं कम से कम ये कह रहा हूं कि लॉकडाउन का मैं पालन करूंगा, बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन हमें नोटबंदी नहीं चाहिए, हमें बैंकों का ये सब झंझट नहीं चाहिए, हमें अपने व्यापार को चलाने के लिए पूरे तरीके से परमिशन चाहिए, हमें एक दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए, एक दूसरे शहरों में जाने के लिए परमिशन चाहिए। और वो परमिशन हमें ऑनलाइन मात्र एक SMS से मिलनी चाहिए। हमें SDM के यहाँ लाइन नहीं लगानी है। SDM के यहाँ लाइन लगाने के लिए हमारे यहाँ SDM था, जिसके यहाँ लाइन लगानी थी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक SDM ऑफिस से परमिशन ले सकते हैं। तो जब हमारा बंदा वहां 5:30 बजे भी पहुंच गया और केवल 4 लोग वहां थे, परमिशन लेने आए थे, तो पता लगा कि 1 बजे छोड़ो 12:30 बजे के आसपास वो SDM आया। तो इतनी लंबी हमसे क्यों यात्रा करवाई जा रही है? हमें कोई ऐसी साइट बना के चाहिए, कुछ चाहिए जहां पे हम सिर्फ एक डालें कि हमें जाना है। और फिर हम प्रदेश के वासी नहीं है भाई, हम देश के वासी हैं। हमें इस पूरे देश में घूमने का अधिकार चाहिए, हमें इस पूरे देश में जाने का अधिकार चाहिए। क्योंकि अभी लोग जो सोचते हो कि उनके शहरों में बिजनेस चल गए, उससे उनका धंधा चलेगा, ये थोड़े दिन की बात है। फिर तुम्हारी दुकानों पे सामान खत्म हो जाएगा तो कैसे आएगा? तुम्हारी दुकानों पे सामान खत्म हो जाएगा तो तुम या तो खुद खरीदने जाओ या कोई तुम्हारे शहर का होलसेलर खरीदेगा। तो होलसेलर जो सामान खरीदने जाता है वो क्या क्वारंटीन और इन सब चीजों से गुजरेगा? कोई नियम है इसका? सरकार बताएगी मुझे? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अब वक्त इस बात का आ गया है कि हमें इन मुद्दों को उठाना चाहिए। हमें स्वतंत्रता से इस देश में घूमने की आजादी चाहिए। विदेशों की मत दो, देश की दो। हमें इस देश में घूमने की आजादी चाहिए और उसके लिए हमें SDM के लाइन नहीं लगानी पड़े,
हमें सरकार एक फॉर्म भरे और उस पे हम अपने कागज डालेंगे और वहां से तुरंत ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि उसी प्रोसेस के तहत आपके पास एक मोबाइल में एसएमएस आए, जिस एसएमएस के तहत आप दिखा के कहीं भी जा सको। जैसे रेलवे में आप एसएमएस दिखा के जर्नी करते हो, रेलवे में आप एसएमएस दिखाते हो कि हमारा रिजर्वेशन है और रेलवे उसको नहीं रोकता। और ये मोबाइल की इतनी ताकत है कि आपके पास अगर गाड़ी के पेपर ना हो तब भी अगर आपके पास मोबाइल में पड़े हो वो पेपर दिखा सकते हैं तो वो मान्य होते हैं। तो परमिशन मोबाइल पे क्यों नहीं? हमारे यहां से कुछ लोग अभी जाना चाहते हैं 2-4, लेकिन उनको परमिशनों के लिए भागना पड़ रहा है। ये सब चीजें अच्छी नहीं है। इतना परमिशन के लिए क्यों हमें परेशान किया जा रहा है? तो परमिशनों से आप अपने आंदोलन की आवाज उठाएं, परमिशन मांगना शुरू करें और आई लव विपक्ष करके या कुछ भी इस तरीके का आपको, चाहे कांग्रेस अच्छी लगती हो, चाहे सपा अच्छी लगती हो, चाहे बसपा, हम तो कहते हैं सब वक्त आ गया है कि इस समय विपक्ष के लोग तैयार हो। और यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र आवाज है जो सरकार के ऊपर प्रभाव डालने का, दबाव डालने का काम कर सकती। कितनी भी पुलिस हो सकती, कितनी भी सेना हो सकती, लेकिन हम जनता से ज्यादा नहीं। अगर आज हम 2 डंडे खाने से घबराते हैं सिर्फ अपनी बात कहने के लिए, या हम अपने वीडियो डालने से घबराते हैं, पोस्टर डालने से घबराते हैं कि कोई आएगा और 2-4 भक्त गाली देने लगेंगे, तो निश्चित जानो आज की घबराहट तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जा रही है कि तुम्हें तो पूरी घबराहट में ही जीना पड़ेगा। मैं भी तो अपनी बात कह रहा हूं। इस बात का क्या परिणाम हो सकता है? मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन किस बात पे अरेस्ट करेंगे? मैं अपनी मांग ही तो रख रहा हूं। मैंने किसी भी प्रकार के लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया। आज तक आश्रम की सीमा से निकल के 10 कदम भी बाहर नहीं गया। लेकिन अपनी बात कहने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया माध्यम है। हाँ, और पहले यह था कि सोशल मीडिया पे भड़काऊ बयानबाजी और ये सब करने वालों को अंदर डालने का भी एक नियम बनाया था, लेकिन वो भी अब अदालत ने हटा दिया। अदालत ने उस पर भी कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपनी बात कहने का अधिकार है, उस पर केस चलेगा, एकदम अंदर नहीं डाल सकते। तो हम पे केस चलाओ, हम पे तुम केस चलाना, हम लड़ेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। शराब आपने खोल दी, आप तो शराब के विरोधी थे, आप शराब के पक्षधर हो गए क्योंकि सिर्फ पैसा आता है। तो आप सब भी लोग जो सुनते हो, जो पक्ष में हो, बीजेपी का सम्मान करते हो, जरा थोड़ा सुनो यार कि ये कैसी सरकार है। कभी बात करती है नैतिक नियमों की और कभी केवल बिजनेस के नियम उसे याद रह जाते हैं। अभी विश्व बैंक से इन्होंने कर्जा लिया, कर्जे में क्या चने आए? मैं बार बार बोलता हूं, कर्जे में क्या चने आए? डिजिटल करेंसी आई। अब वो डिजिटल करेंसी हमारे देश में ही चल के हमारे देश की चीजें तो खाएगी, तो क्यों ले रहे हो लोन? भीम ऐप है, भीम ऐप में सरकार को पैसा डाल देना चाहिए सबके खातों में। हम अपने देश की करेंसी क्यों नहीं बनाते? तो कृपया करके अब इन सब चीजों का वक्त आया है। अब तो ये एक तरीके की स्वतंत्रता की लड़ाई है और अभी भी हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया है। बस फौज की जगह कोरोना भेजा है और कोरोना का रोना जो है वो हमारे नेताओं ने रोना है, क्योंकि ना तो इन्होंने अभी तक कोई काम अच्छा करके दिखाया देश में, ना ही कोई आर्थिक उन्नति, ना ही कोई सामाजिक उन्नति, बल्कि थोड़ा सा मतभेद जरूर बढ़ाया लोगों के बीच में। तो मैं आपसे कहता हूं कि इस समय इस चीज का वक्त है। आप में से जितने लोग सुनते हो मेरी बात को, अपने तरीके से ग्रुपों में और सब में आई लव विपक्ष, कांग्रेस या जो भी, कि अब वो बात उठाए, ये मुद्दा उठाए। और अगर विपक्ष भी ये मुद्दा नहीं उठाता, अगर विपक्ष भी, हम लोग मेहनत करें 15-20 दिन, अगर विपक्ष भी इस तरीके की कोई आंदोलन की छेड़ने की मूड में नहीं है, तो ये जान लेना ये सब नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे मिले हुए इस साजिश का हिस्सा हैं और इस साजिश में सहयोग कर रहे हैं। और तब फिर तीसरी इसका क्या उपचार हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। प्लान बी ये है। प्लान ए तो मैंने मोदी जी को ही दिया था, रिक्वेस्टली कहा था कि मोदी जी समझ जाओ यार, देश की बात है, कुछ तो अंतरात्मा की आवाज सुनो। लेकिन मुझे लगता है उनकी अंतरात्मा की आवाज कुछ ऐसी रही होगी जो कि उन्हें सुनाई नहीं देती, क्योंकि अंतरात्मा अंदर बोलती है और उन्हें वही आवाजें सुनाई देती जो कानों से जाती।
तो उस कंडीशन में अब मेरा यही कहना है कि अब तो विपक्ष पे ही थोड़ी उम्मीद बची है। अगर विपक्ष इस तरीके से कोई आंदोलन को तैयार करता है, जो कि वो तैयार कर सकता है, उसके पास ताकत होती है। मेरे पास जितनी सामर्थ्य है मैं उतनी सामर्थ्य के साथ बात कह रहा हूं। विपक्ष एक तैयारी करे, क्योंकि अब विपक्ष कितनी भीड़ कर लेगा। विपक्ष इतनी भीड़ तो नहीं कर लेगा जिससे कोरोना फैल जाएगा, क्योंकि उतनी भीड़ तो कल शराब के ठेकों पे भी हो चुकी। शराब के ठेकों पे उससे ज्यादा भीड़ थी जितनी विपक्ष कर सकता है। बस ये था कि शराब के ठेकों के लिए तुमने बात खोल दी, क्योंकि उससे टैक्स आता है। चलो आज सरकार को एक नए टैक्स की भी सलाह दे देते हैं। सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है शराब से, उससे ज्यादा टैक्स शराब से मिलता है और मनोरंजन कर से मिलता है। आपको मालूम है देश में एक और कर भी लगाया जा सकता है। मैंने इसकी बात लगभग 2009 में कही थी पहली बार मेरे उस वीडियो में। मैंने कहा सरकार जो है वो प्रेमियों पे टैक्स लगा दे, प्रेम करने की कैटेगरी तय करे। एक व्यक्ति किसी लड़की से मिलना चाहता है तो वो इतना टैक्स देगा, एक वो लड़की के साथ सेक्स करना चाहता है तो इतना टैक्स देगा, अगर वो दूसरी जात की लड़की से साथ शादी करना चाहता है तो इतना टैक्स देगा, अगर वो शादीशुदा है और किसी से अफेयर चलता है और खुल के जीना चाहता है तो वो इतना टैक्स देगा, अगर औरत प्रेम करती है तो इतना टैक्स देगी, अगर कुंवारा शादीशुदा से करता है तो इतना टैक्स देगा। आप इन पे टैक्स लगा दीजिए, इसकी पूरी एक लंबी कैटेगरी तैयार की जा सकती। लेकिन उस टैक्स के साथ साथ उन्हें सहूलतें दीजिए कि यदि कोई किसी को प्रेम करता है और प्रेमिका से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो यदि उसने टैक्स दिया है तो डीएम एसडीएम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, प्रेमिका के घर पे उसे मिलवाएंगे। इस पे टैक्स रख दीजिए। विश्वास मानिए आपको इतना टैक्स किसी ने आज तक नहीं दिया होगा जितना प्रेमी देंगे। आप सेक्स पे टैक्स रख दीजिए कि जो व्यक्ति सेक्स करना चाहते हैं अपनी सहमति से, उनके लिए फला सरकारी होटलों में सुविधा उपलब्ध होगी और पूरे तरीके के सिक्योरिटी के बीच उन्हें सेक्स करने की छूट दी जाएगी। आप घंटे के हिसाब से टैक्स लगा लीजिए यार, और देखो तुम्हें टैक्स की बारिश हो जाएगी। तुमने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं प्रेम पे टैक्स कभी नहीं लगाई। उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि जब तुम नशा करते हो और नशे में जीते हो, दमन में जीते हो, तो तुम्हारी आत्मा को कुचल के गुलाम बनाना आसान होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने प्रेम को, अपने सेक्स को पूरे वेग के साथ जीता है, तो उसकी आत्मा की ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि उसको गुलाम बनाने का कोई उपाय नहीं। नपुंसकों को गुलाम बनाया जा सकता है। एक बैल को उसके अंडकोश फोड़ के इतना गुलाम बनाया जा सकता है कि पूरी जिंदगी एक हल के नीचे अपने कंधे को लेके चले। लेकिन एक सांड को जिसके अंडकोश नहीं फूटे, उसे कोई भी आदमी हल में नहीं जोत सकता। और ये बात ये लोग जानते हैं, इसलिए कभी भी ये करेंगे नहीं। शराब पे टैक्स है, तंबाकू पे टैक्स है। अब कितने अच्छे से लिखते हैं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन टैक्स के कारण बिकती है। तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन टैक्स के कारण बिकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रेम जो है वो समाज के लिए और नेताओं के लिए और पूरे सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो दमन बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे प्रेम के लिए भी एक टैगलाइन बनाओ, लेकिन टैक्स ले लो, क्योंकि तुम्हें तो धंधा करना है। तो मैं जो अभी इसमें उपाय की बात की, फाइनली ये कि अब सेकंड उपाय, ये पहला उपाय मोदी जी तक था। बहुत से मित्रों ने मुझे सहयोग किया उस वीडियो के लिए, मोदी जी तक पहुंचाने के लिए, लेकिन उनके कान में जू नहीं रोएंगी। तो अब दूसरा काम है, और वो काम ये है कि हमें विपक्ष को जगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सोनिया का भी मैंने स्टेटमेंट देखा था कि जो मजदूर अब भेजे जा रहे हैं जिन जगहों पे, यदि उनके पास पैसे नहीं है तो सोनिया उन सबका खर्चा देने को तैयार है। तो इसका मतलब है विपक्ष थोड़ा एक्टिव हुआ है। ये उसे कहीं लगा है कि इस समय वक्त है अपनी बात कहने का। तो हम सबको भी विपक्ष का सहयोग करना चाहिए और विपक्ष को सहयोग करके उसको बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि वही सरकार पे इतना प्रेशर बना सकती है कि कोरोना और इस तरीके की गुलामी से मुक्त हो। लेकिन जो भी सरकार पे प्रेशर बनाए विपक्ष, उसके मुद्दे भी यही होने चाहिए कि हमें नोटबंदी नहीं चाहिए, हमें डिजिटल करेंसी नहीं चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का अपनी बॉडी में इंजेक्शन नहीं चाहिए, हमें कोरोना के नाम पे किसी तरीके की गुलामी नहीं चाहिए। इतना ही।